हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वैगर में। तो जैसा कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ का आज क्लास नंबर 7 है। टोटल 6 क्लास हम लोगों ने फिज़िक्स की कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले शॉर्ट चैप्टर पढ़ाया, देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाया, देन हीट चैप्टर पढ़ाया, देन मोशन चैप्टर पढ़ाया, देन फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर मैंने पढ़ाया, लाइट चैप्टर पढ़ाया। आज हमारा क्लास 7 है, जिसमें मैंने साइंस में फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार एंड दी सोलर सिस्टम को मैंने पढ़ाया है और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे हुए प्रीवियस से क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कराया है। तो 3 से 4 साल की अगर हम एनालिसिस करें इस चैप्टर की तो एक क्वेश्चन आ जाता है, एक साल बीच बीच करके का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आ जाते हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहें। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें और प्रेस बेल आइकन ज़रूर करें। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस की, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम सीक्वेंस क्या रहेगा हमारे चैप्टर का। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दी मून की बात करेंगे, यानी चंद्रमा की बात करेंगे, ठीक है। उसमें फेजेस ऑफ मून देखेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग स्टार्स की, तारे की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कंस्टेलेशन की, यानी तारामंडल की बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम की, सौर परिवार की बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम देखेंगे, सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य देखेंगे, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, मेटेओराइट्स वगैरह देखेंगे। फिर लास्ट में अंत में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा आज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्टार एंड दी सोलर सिस्टम, तारे एवं सौर परिवार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। तो रात्रि के समय में या बात करें रात के समय में जब हम आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो कुछ पिंड, कुछ ऑब्जेक्ट हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो पिंड, जो ऑब्जेक्ट हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देता है उसे हम लोग स्टार्स कहते हैं या तारे कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे पिंड होते हैं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो नहीं टिमटिमाते हैं, तो उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, यानी प्लैनेट्स कहते हैं। और भी कई पिंड होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खगोलीय पिंड कहलाता है। और खगोलीय पिंड की स्टडी को या इससे रिलेटेड घटना को, परिघटनाओं को, अध्ययन को हम लोग खगोलीय कहा जाता है, यानी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिका कहा जाता है, ठीक है। तभी मैंने बताया था कि रात में जो पिंड, जो ऑब्जेक्ट हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उसे हम लोग स्टार या तारे कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच ट्विंकल्स, जो पिंड टिमटिमाते दिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारे या स्टार्स कहते हैं। या द ऑब्जेक्ट विच डोंट ट्विंकल्स, वह जो पिंड टिमटिमाते नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं या ग्रह कहते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स या ग्रह कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की, द मून, चंद्रमा की बात करेंगे। तो रात में जो सबसे चमकता हुआ चीज़ हमें दिखाई देता है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो क्या है, तो हमारा चंद्रमा है या मून है। तो मून क्या हो गया, हमारा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड जो है हमारा चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखा होगा कि मून क्या अपना शेप चेंज करता रहता है, मून क्या करता है, अपना शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे महीने में क्या करता है, वो अपना शेप को चेंज करता रहता है, इसे हम लोग फेजेस ऑफ मून कहते हैं,
ठीक है। तो फेजेस ऑफ मून क्या हो गया, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। यानी पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं। ठीक है, तो फेजेस ऑफ मून की बात करें, चंद्रमा की कलाएं की बात करें, तो वैसा दिन भी आता है, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कि होल डिस्क ऑफ द मून, यानी पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। यानी जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता हो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून डे कहते हैं। उस दिन हमारा क्या पूरा चांद दिखाई देगा। तो जिस दिन भी हमें पूरा चांद दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस दिन को न्यू फुल मून डे कहेंगे या पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, तो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और बात करें उस दिन की जिस दिन हमें मून दिखाई ही नहीं देता है, यानी चांद हमें चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, तो उस दिन को हम लोग कहते हैं न्यू मून डे या अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा ना, अमावस्या की रात बहुत खतरनाक होती है, लोग ऐसा कहते हैं। तो क्या होती है, ड्रॉनी होती है। क्यों लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन क्या होता है, चांद दिखाई ही नहीं देता है, तो अंधेरा अंधेरा होता है आकाश में। ठीक है, तो ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे। ठीक है, 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, इस दिन को हम लोग अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। और जब चांद पूरी तरीके से नहीं दिखता है तो उसके अगले दिन क्या होता है कि चांद का एक छोटा सा पतली चांद दिखाई देती है हमको, जिसे हम लोग बालचंद्र कहते हैं। ठीक है, the next day only a small portion of the moon appears in the sky, this is known as crescent moon। उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिसेंट मून कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बालचंद्र कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, उसे हम लोग बालचंद्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग फुल मून डे और न्यू मून डे, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में कितना दिन का गैप होता है, तो 15 दिन का दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, कितने दिन का गैप होता है, 15 दिन का गैप होता है। ठीक है, और फुल मून डे, फुल मून डे यानी पूर्णिमा और नेक्स्ट पूर्णिमा के बीच में कितना दिन का गैप होगा, 29 डेज का गैप होता है, जिसे हम लोग मंथ भी कह सकते हैं। कई कैलेंडर में से हम लोग मंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, जिस दिन पूरा मून दिखाई दे उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन मून दिखाई ही नहीं दे उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में गैप कितने दिन का होता है, तो 15 डेज का दोनों के बीच में गैप होता है। अब फेजेस ऑफ मून की बात करें या चंद्रमा की कलाओं की बात करें तो ये हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भारत में लगभग सभी फेस्टिवल में सभी पर्वों को हम लोग चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। किसके अनुसार, फेजेस ऑफ मून के अनुसार भी जो है मनाया जाता है। ठीक है, जैसे दिवाली की बात करें तो दिवाली अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा की बात करें या गुरु नानक जयंती की बात करें तो ये महाशिवरात्रि की बात करें तो ये सब क्या है, ये हम चांद के फेस को देख के ही मनाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। अगर एग्जाम्पल बात है तो दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है, महाशिवरात्रि और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, बालचंद्र प्रथमा के दर्शन के अगले दिन हम लोग ईद उल फित्र मनाई जाती है आदि है। ये कुछ फेस्टिवल है जो हम लोग फेजेस ऑफ मून के हिसाब से मनाते हैं। ठीक है, अब बात करें रोटेशनल पीरियड एंड रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ मून आर द सेम। ठीक है, रोटेशनल पीरियड एंड रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ द मून आर द सेम ऑलमोस्ट 29 डेज, यानी चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल समान लगभग 29 दिन होता है। क्या होता है, 29 दिन होता है। तो अगर हम घूर्णन काल की बात करें, रोटेशनल पीरियड की बात करें तो जब कोई प्लैनेट अपने अक्ष पर घूमता है, अपने ही एक्सिस पर जब वो घूम रहा है तो उसे हम लोग रोटेशनल कहते हैं, रोटेशन या रोटेशनल पीरियड। ठीक है, और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कोई प्लैनेट या पेड़ तो हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या होता है, लगभग बराबर होता है। वो कितना दिन का होता है, लगभग 29 दिन का होता है।
कितने दिन का होता है? 29 दिन का। अब हम बात करते हैं द मून सरफेस, यानी चंद्रमा के पृष्ठ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? चंद्रमा के पृष्ठ की, मून सरफेस की। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी कविता ये सब सुनी होंगी, या बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, या तुम चांद जैसी हो, चांद जैसी दिखती हो, है? तो ऐसा तो हम लोगों ने कई बहुत सुना है, लेकिन वाकई में जब अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर गए, चंद्रमा पर गए, तो उन्होंने क्या देखा? ठीक है, तो जब वो चांद पे गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो पृष्ठ है, सतह है, वो धूल भरा है, मतलब धूल बहुत है वहाँ। क्या है? धूल है, और धूल भरा है, और निर्जन पाया उन्होंने, बैरन पाया। यानी कैसा है? धूल भरा और बैरन, निर्जन है। उस पर विभिन्न अमापों में की गर्द से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। ठीक है ना, वहाँ हाई माउंटेन्स है, कुछ तो इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है जैसे पृथ्वी पर वैसे माउंटेन होते हैं। ठीक है, और चंद्रमा की बात की जाए ना वहाँ एटमोसफेयर है, ना पानी है, ना वायुमंडल है, ना जल है, इसीलिए वहाँ हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ एटमोसफेयर है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारी चंद्रमा की पृष्ठ की बात की जाए तो क्या है? द मून सरफेस इज डस्टी। कैसी? डस्टी एंड बैरन है, यानी धूल भरा तथा निर्जन है। ठीक है, इट ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। ठीक है, उस पर विभिन्न अमापों के गर्त है, से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। ठीक है, सम ऑफ दिस आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी से सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वत के समान है। ठीक है, और चंद्रमा की बात की जाए तो वहाँ ना एटमोसफियर है, और ना ही क्या है? पानी है, ना ही जल है। ठीक है, तो ये हमारी चंद्रमा की पृष्ठ की बात हो गई, चंद्रमा की पृष्ठ की बात। हम जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है, यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके पास अपनी रोशनी खुद की नहीं है, फिर भी हम चांद को देखते हैं, चमकता हुआ देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? हमारी ओर परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम चंद्रमा को उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य की परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। चंद्रमा सूर्य की रोशनी के परावर्तित होने के कारण ही हमें दिखाई देती है। तो जिस भाग पे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्टेड हुई तो वो पार्ट हमें दिखाई देता है। जो हमें दिखाई देता है वो डे हो गया, जो नहीं दिखाई देता वो नाइट में दिखाई देता है, डे में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्यों होता है? तो ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी के परावर्तित होने के कारण ही हमें क्या होता है? चांद दिखाई देता है। ठीक है, तो चांद के पास खुद की रोशनी भी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे द स्टार्स की, यानी तारे की, जो टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्टार की बात करें या तारे की बात करें तो ये बहुत हमारे से बहुत दूर होते हैं, यानी पृथ्वी यानी हम अर्थ से क्या होता है? बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें क्या होता है? एकदम छोटे से दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए। ठीक है, और ये बने हुए किससे होते हैं? तो ये दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। क्या होते हैं? ये गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत गैसेस के बने होते हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के। ठीक है, और स्टार क्या होता है? यह दीप्त वस्तु है, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की रोशनी है, इसीलिए ये क्या है? हमारा दीप्त वस्तु है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पास खुद की रोशनी है तो ये लाइट को अपने इमिट करते हैं। और सन यानी हमारे सूरज की बात करें तो सूरज भी क्या है? एक प्रकार का तारा है। तो द सन इज आल्सो अ स्टार। क्या है? सूरज भी एक प्रकार का तारा है। अब स्टार तारे की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण पृथ्वी क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, और तारा क्या है? तारा जो है वो हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तारा क्या है? हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतीत होता है, लेकिन पृथ्वी की बात करें तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया
तारा कैसे मूव करता है, तो ईस्ट टू वेस्ट में, ठीक है, और अर्थ उसके उल्टा वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है, पोल स्टार है, ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा के हमने घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ठीक है, वो हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर घूर्णन अर्थ पर स्थित है, यानी अर्थ रोटेशनल एक्सिस जो है, यानी जिस एक्सिस पर अर्थ घूमता है उसी के ऊपर नॉर्थ पोल पर वो तारा है, इसीलिए वो हमें घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। तो पोल स्टार की बात करें, ध्रुव तारे की बात करें, तो पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव बिकॉज इट इज वेरी नियरली सिचुएटेड ऑन अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस ओवर द नॉर्थ पोल। ध्रुव तारा घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर घूर्णन अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो ये तो हमारे पोल स्टार यानी ध्रुव तारे की बात हो गई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सन जो है, सन भी एक स्टार है, और सब स्टार को हम देखते हैं और सब तारे को जब रात में हम देखते हैं तो वो छोटा सा दिखाई देता है, एकदम छोटू सा, इत्तू सा दिखाई देता है क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन सन हमें थोड़ा सा, सूरज क्या वो भी तारा है लेकिन सूरज हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो क्यों? क्योंकि वो अर्थ से नजदीक है, ठीक है, अर्थ से क्या है, नजदीक है। नजदीक कितना नजदीक, इतना भी नहीं कि एकदम नजदीक, नजदीक कितना, तो 150 मिलियन किलोमीटर जो क्या है, सन हमारे से नजदीक है, इसलिए सन हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। और सब तारे की बात की जाए तो वो उससे भी दूर होता है, कई दूर, इसीलिए वो हमें छोटा सा और इत्तू सा दिखाई देता है। अब बात करें कि तारा तो टिमटिमाता है, तो रात में क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से और ऑब्जेक्ट और पिंड का टिमटिमाट हम लोगों को नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब सूरज की बात करें तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये तो सबसे नजदीक हमारा तारा कौन है, पृथ्वी से सूरज, और कितना किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और एक और तारे की हम बात करें जो सूरज के बाद जो और सबसे नजदीक हमारा तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब वो कितना किलोमीटर, 40 खरब किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर है, 40 खरब, इतना दूर किलोमीटर है। इसीलिए तारे क्या हमें छोटी सी दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही दूर होते हैं अर्थ से, ठीक है। तो द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 14 खरब किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। सूरज के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग इतना किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, इसमें दूरी इतना हम नापते किस में है, तो हम नापते हैं लाइट ईयर में, क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष में, ठीक है। ऐसे स्लाइड डिस्टेंस को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। तो डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष अगर पूछे क्या चीज की यूनिट है तो दूरी की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में कितना प्रकाश चली है ना, ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, इसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। आपको मालूम होगा कि एक सेकंड में जो है 3 लाख पर किलोमीटर जो है लाइट की स्पीड होती है, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। तो ये एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years. ठीक है, तो ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितना हो गया, 8 प्रकाश मिनट है। यानी सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, 8 प्रकाश मिनट है, ठीक है। और अल्फा सेंचुरी से बात की जाए तो 4.3 प्रकाश जो है वर्ष दूर है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार क्या होता है, तारा क्या होता है, हमसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें एकदम छोटू से दिखाई देते हैं
और छोटू से दिखाई देते हैं। और सन हमें क्यों थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि और सब तारे के मुकाबले सन अर्थ से सबसे नज़दीक तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी तारे की डिस्टेंस की। डिस्टेंस को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, तो लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंस्टेलेशन की, जिसे तारामंडल भी कहते हैं। बचपन में जब हम लोग रात में आसमान को देखते थे तो बहुत सारे तारे दिखते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लगता था कि कुछ कुछ डिजाइन है, क्या बनाना बताते तो कुछ आकृति टाइप का दिखता था, कुछ शेप दिखता था। तो ऐसी कुछ तारों का समूह, कुछ आकृति बनता है, उसी समूह को हम लोग कंस्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। ठीक है, द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को हम लोग कंस्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ग्रेट बियर या ग्रेट बियर शेप बना रहा है। ठीक है, ये ओरियन हो गया, ये कैसियोपिया हो गया, ये लियो मेजर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ शेप है, आकृति है, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्रेट बियर को हम लोग उर्सा मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक है, या सप्तऋषि भी कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं, या बिग डीपर भी कहते हैं। सप्तऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 7 तारे होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 7 तारे होते हैं। ठीक है, वही ओरियन की बात की जाए तो ये हंटर कहते हैं, इसको हंटर भी कहते हैं, क्योंकि हंटर शेप का होता है। इसमें 7 या 8 तारे लगभग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तारामंडल है, कैसियोपिया, लियो मेजर वगैरह, ये सब क्या हो गए, एक कंस्टेलेशन के तारामंडल के एग्जाम्पल हो गए। और अगर सबसे फेमस कंस्टेलेशन की बात अगर करें, जो हमें गर्मियों के समय में दिखता है रात में, उसे हम लोग उर्सा मेजर कहते हैं। इसे हम लोग बिग डीपर भी कह सकते हैं, या ग्रेट बियर और सप्तऋषि भी कहते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंस्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर, जिसे हम लोग बिग डीपर या ग्रेट बियर और सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 7 तारों से का एक झुंड है। ठीक है, विख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा उर्सा मेजर भी कहते हैं। ठीक है, ओरियन की बात की जाए तो इसमें मैंने बताया था कि 7 या 8 तारों का ये झुंड होता है। ठीक है, इसे भी अगर ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। इसे हम लोग सर्दियों में मध्यरात्रि में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा द सोलर सिस्टम, सौर परिवार। ठीक है, क्या सोलर सिस्टम, सौर परिवार। तो सौर परिवार क्या होता है, तो सन के चारों ओर प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सूरज या सेलेस्टियल बॉडी मिलके क्या करते हैं, एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या होता है, हमारा सौर परिवार बनता है। अब सौर परिवार में होता क्या क्या है, तो सौर परिवार में प्लैनेट्स होता है, ग्रह, कॉमेट्स होता है, धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स होता है, क्षुद्र ग्रह एंड मीटर्स होता है, उल्काएं होती हैं। ठीक है, और ये जब सूरज के चारों इतने सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स होता है सूर्य और प्लैनेट्स के बीच में, जो उसे होल्ड करके एक ऑर्बिट में रखता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी सूर्य तथा इन पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड क्या करते हैं, सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। क्या करते हैं, सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। क्यों, ड्यू टू द presence of gravitational attraction between the sun and these objects। ठीक है, तो ये हमारा सौर परिवार हो गया।
ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो सेंटर में सूर्य होता है, यानी सौर परिवार, यानी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या होता है, सूर्य होता है, सूरज होता है, ठीक है। फिर सबसे पहला ग्रह जो हमारा हो गया यहाँ पे बुध हो गया, मरकरी, फिर हमारा वेनस हो गया, शुक्र, थर्ड नंबर पर पृथ्वी आता है, अर्थ, फिर हमारा हो गया मंगल, मार्स, फिर जुपिटर आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, ये नेपट्टून आता है। तो टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, यानी टोटल 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और बृहस्पति और मंगल के बीच में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और भी मेटेओराइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा सौर मंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब ग्रह को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सन की, सूर्य की, ठीक है। तभी मैंने सूर्य के बारे में बताया, क्या है वो सोलर सिस्टम के क्या है, एकदम बीच में, सेंटर में है, ठीक है। और सन के बारे में मैंने क्या बताया था कि सन क्या है, सूर्य क्या है, एक तरह का तारा है। और सन जो है हमारे, सूर्य जो है हमसे निकटतम तारा है, यानी हमारे अर्थ से जो सबसे नजदीक में जो तारा है वो हमारा सूरज है, ठीक है। और सूरज क्या है, दीप्त वस्तु है, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद खुद की रोशनी होगी। तो सूरज के पास क्या, खुद की रोशनी है, तो अपने रोशनी को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। उसके पास हीट होता है, तो हीट को उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो द सन इज द नियरेस्ट स्टार्स फ्रॉम अस, यानी सूर्य हमसे निकटतम तारा है। इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ये निरंतर विशाल मात्रा में उष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। यानी पृथ्वी पे जो सोर्स है ऊर्जा का वो हमें कहाँ से मिल रहा है, एनर्जी, वो हमें सन से मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट सन जो है मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का, यानी जितने भी प्लैनेट हैं उनको लाइट और हीट कहाँ से मिल रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है, तो वो हमारा सूर्य है, ठीक है। द सन द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, वास्तव में सभी ग्रहों का उष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य है। क्या है, हमारा सूर्य है, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। और उसके चारों ओर क्या करते हैं, सभी प्लैनेट्स, एक टाइप का प्लैनेट्स क्या करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दी प्लैनेट की, यानी ग्रह की, ठीक है। तो वैसा पिंड जो टिमटिमाते नहीं है उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या, जिसमें टिमटिमाहट नहीं होती है, ठीक है। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो सन के चारों ओर ग्रह जो रिवॉल्व करते हैं, निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, यानी ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग डेफिनिट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी ग्रह यानी किसी भी प्लैनेट के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उसका परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। यानी सूरज की कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट को सूरज के चारों जो चक्कर, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है, जो समय लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन पीरियड कहते हैं या परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। The time taken by a planet to complete one revolution of its orbit is called revolution period, ठीक है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। अब बात करें हम पीरियड ऑफ रोटेशन की, ठीक है। तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय कुछ का वर्णन काल कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, मैंने भी बताया था आपको, रिवॉल्यूशन क्या होता है कि वो सूर्य के चारों जो चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्यूशन कहते हैं। खुद के एक्सिस में जो, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो अपने एक्सिस पे जो कोई ग्रह जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, उसमें जो एक टाइम लग रहा है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। किसी ग्रह द्वारा घूर्णन पूरा करने लगने वाले समय को हम लोग वह क्या कहते हैं, वर्णन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णन काल कहते हैं, ठीक है। और किसी भी कैलेस्टियल बॉडी के रिवॉल्विंग
ठीक है। अदर कोई कैलेस्ट्रल बॉडी कर रहा है तो उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, यानी कोई ग्रह है, कोई प्लैनेट है, उसके चारों ओर अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, यानी आप उसे सैटेलाइट कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर सब प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहा, प्लैनेट, ग्रह कहा। लेकिन वही अगर प्लैनेट के राउंड अगर कोई बॉडी चक्कर लगा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का हम लोग उपग्रह कहते हैं, यानी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमने बात करी थी कि टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक होता है आउटर प्लैनेट्स, एक होता है इनर प्लैनेट्स, ठीक है। तो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह जो है, शुरू का 4 जो ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इससे हम लोग, ये क्या होता है, ये सूर्य के अत्यंत निकट होते हैं, यानी सूर्य के नजदीक होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह कहेंगे। क्यों, क्योंकि सन से नजदीक है, यानी सूर्य से क्या है, ये नजदीक है, तो इसे हम लोग इनर प्लैनेट कहेंगे। तो टोटल 4 होते हैं, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्या हो गया हमारा इनर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब वह ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर होते हैं, इसीलिए इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जुपिटर, बृहस्पति हो गया, सन, शनि हो गया, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये हमारा बाह्य ग्रह का उदाहरण हो गया, ठीक है। तब इस एक एक प्लैनेट को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मरकरी, बुध, यानी मरकरी बुध ग्रह, ठीक है। तो मरकरी की बात करें, बुध ग्रह की बात करें, तो ये हमारा ये क्या होता है, सन से सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। बुध क्या है हमारा, सन के सबसे नजदीक है, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। तो मरकरी की बात करें तो नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है। और ये सबसे छोटा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, यानी हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा यानी लघुत्तम ग्रह कौन है, तो वो हमारा मरकरी या बुध है, ठीक है। तो मरकरी इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह कौन है, तो बुध है, ठीक है। और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी बुध की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। उपग्रह के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई प्लैनेट या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह की, नेक्स्ट प्लैनेट की, तो वह हमारा वेनस है, जिसे हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र। तो क्या है, मरकरी की बात करी थी तो ये सन के सबसे नजदीक था। अब वेनस शुक्र की बात करें तो ये अर्थ यानी हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। तो हमारा वेनस है, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है हमारा, वेनस, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखें तो ये हमारा रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, यह ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे रात्रि का, ठीक है। तो इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, यानी रात्रि के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, कौन है, तो वेनस हमारा शुक्र है। और अगर वेनस की बात की जाए तो इसे हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्निंग और, ठीक है। इसे प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी शुक्र क्या है, पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, तो इसीलिए हम लोग इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और शुक्र के पास जो है कोई सैटेलाइट नहीं होता, यानी इसका भी कोई उपग्रह हमारा शुक्र के पास नहीं होता है, ठीक है। और इसकी रोटेशन की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लेकिन अर्थ की बात मैंने पहले बताया था, अर्थ कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट करता है, वेस्ट टू ईस्ट में करता है, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्लैनेट देखते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ या पृथ्वी एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है
कि जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर जिंदगी मौजूद है, यानी जीवन का अस्तित्व है, वो कहाँ है? अर्थ पर है। ठीक है, तो अर्थ ओनली प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। वो कौन है? हमारा अर्थ और पृथ्वी है। क्यों ऐसा है? तो उसमें क्या है? ताप एक परिसर है, वहाँ पे पानी मौजूद है, वहाँ पे उपयुक्त वातावरण है, एटमॉस्फेयर मौजूद है, और ओजोन की एक परत है। ठीक है, ओजोन की एक परत है। ओजोन क्या होता है? जो हमें सूर्य से जो हार्मफुल रे आ रही है हमारे तरफ, वो सूर्य से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। अगर ओजोन नहीं हो तो वो डायरेक्ट रे अगर हम पर पड़ेगी तो हमें कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो क्यों वहाँ लाइफ मौजूद है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एयर है, ऑक्सीजन है, ब्लैंकेट ओजोन का, और ताप का क्या है? एक परिसर है। ठीक है, और वहाँ पानी भी मौजूद है। ठीक है, तो इट हैज द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुइटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। इसमें सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वातावरण और ओजोन की एक परत मौजूद है। इसीलिए क्या है? हमारा अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जब हम अर्थ को, ठीक है, या पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें क्या? ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तित होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, जो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास, वाटर और लैंड मास से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रकाश का उसके सरफेस से, इस वजह से हमें क्या? अर्थ कैसा दिखाई देता है? ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from water and land mass on its surface. अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वे हमें नीली हरी प्रतीत होती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो हमारा है, ठीक है, अर्थ जो हमारा सीधे एक्सिस में जो है नहीं रोटेट करता है। रोटेशन के बारे में बताया था क्या? कि वो अपने एक्सिस पर अगर कोई प्लैनेट रोटेट कर रही है तो उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है हमारा, पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है, यानी टिल्टेड एक्सिस पर रोटेशन करती है। टिल्टेड है, ऐसे क्या है? टिल्टेड है, झुका हुआ है। ठीक है, टिल्टेड है, यानी लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, वो टिल्टेड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा चेंजेस ऑफ सीजन होता है, यानी मौसम का बदलना। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा जो एक्सिस है जिस पर अर्थ रोटेट कर रहा है वो टिल्ट है, झुका हुआ है, लंबवत नहीं है। ठीक है, झुका हुआ है। ठीक है, तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। ठीक है, टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। द अर्थ हैज ओनली वन मून। ठीक है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यानी जो हमारे अर्थ पर जो सीजन का चेंज देखने को मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि अर्थ हमारा टिल्टेड है, झुका हुआ है, इसी वजह से। ठीक है, और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के पास एक सैटेलाइट मौजूद होता है जो हमारा मून है, चंद्रमा है, जिसे हम लोग नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। उपग्रह चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्लैनेट की बात करें तो वो है हमारा मार्स, जिसे हम लोग हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो मार्स और मंगल ग्रह की बात करें तो इसे देखने में हमें स्लाइटली रेडिश कलर का लगता है, यानी रक्तभाग प्रतीत होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, मंगल को हम लोग रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्लाइटली रेडिश होता है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये हल्का रक्तदाब प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और मार्स मंगल की बात करें तो इसके पास दो छोटे छोटे सैटेलाइट मौजूद होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह मौजूद होते हैं। इसके पास दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, जुपिटर, जिसे हम लोग बृहस्पति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। तो अगर जुपिटर की बात करें, बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, यानी लार्जेस्ट प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। यानी हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारा जुपिटर, यानी
क्या है हमारा, बृहस्पति है। ठीक है, क्या है हमारा, बृहस्पति। या कहते हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर इतना बड़ा है कि उसमें पृथ्वी के आकार का 318 यानी 318 पृथ्वी उसमें समा सकती है। ठीक है, 318 पृथ्वी उसमें समा सकती है, इतना बड़ा हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया ना 318 पृथ्वी उसमें समा सकती है, तो इसीलिए द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट आवर अर्थ, यानी बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। कितना गुना है, तो 318 गुना है। और अगर जुपिटर की बात करें तो क्या होता है, इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट एक्सिस। ठीक है, ये अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। ठीक है, बहुत तेजी से अपने एक्सिस पर ये घूर्णन करता है यानी रोटेट करता है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे सैटेलाइट, मेनी सैटेलाइट, इसके पास बहुत से प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है फेंट रिंग मौजूद होता है, इसके चारों ओर धुंधले वलय भी है। ठीक है, तो ये तो बात कर लिया हम लोगों ने जुपिटर यानी बृहस्पति के। अब नेक्स्ट प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शनि की, सैटर्न की, जिसे हिंदी में हम लोग शनि ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये जुपिटर से पीछे होता है, क्या होता है, जुपिटर से परे होता है। ठीक है, जो कि येलोइश कलर का हमें दिखता है, कैसा दिखता है, पीले कलर का हमें प्रतीत होता है। ठीक है, और इसमें यूनिक क्या है, क्या यूनिक है, जिसको यूनिक क्या है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्यूटीफुल रिंग मौजूद होते हैं, रमणीय वलय इसके सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। ठीक है, ये वलय नंगी को हम लोग, ये वलय जो होता है, ये रिंग होता है, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी नंगी आंखों से इसे हम नहीं देख सकते। इसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, दूरदर्शक के द्वारा इसे हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मौजूद है, तो बियॉन्ड जुपिटर इन सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर, बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। What makes it unique in the solar system is its beautiful rings. इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं, मतलब यूनिक बनाते हैं। ठीक है, ये वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका परीक्षण कर सकते हैं, यानी यू कैन ऑब्जर्व देम विथ अ स्मॉल। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो छोटे टेलीस्कोप्स की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके एक और ख़ास बात की बात की जाए, एक और ख़ास इंटरेस्टिंग फीचर की बात की जाए, तो ये सभी ग्रहों में से सबसे कम सघन है, यानी सबसे कम डेंस है, और इसका डेंसिटी इतना कम होता है कि ये पानी में भी जो है, पानी से भी कम इसका डेंसिटी होता है, यानी पानी में भी ये तैर सकता है, इतना कम इसका जो है सघन होता है। ठीक है, तो इसके वन इंटरेस्टिंग थिंग क्या है इसके बारे में, सैटर्न इज दैट इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट, यानी जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे कम डेंस किसका, सघन किसका, तो इसी का है, इसका शनि का है। ठीक है, इट डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में ये सबसे कम सघन है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। इसके पास भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आखिरी दो ग्रह की, जिसे हम लोग यूरेनस और नेपच्यून के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में भी यूरेनस और नेपच्यून ही कहते हैं। ठीक है, तो ये दो जो ग्रह हैं ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट से कहते हैं, यानी सौर परिवार का 72वां ग्रह है, 72 यानी बाहरी हिस्से में ये मौजूद होता है। ठीक है, और इसे हम लोग जो है बड़े बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग बड़े बड़े दूरदर्शकों की सहायता से देखते हैं। ठीक है, लाइक वेनस, यानी अगर वेनस की बात करें, ठीक है, तो शुक्र की भांति वेनस में भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, हमारा आउटर मोस्ट प्लैनेट्स है। ठीक है, इसे हम लोग बड़े बड़े टेलीस्कोप से देख सकते हैं। वेनस की तरह ये भी जो है कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। अर्थ कैसे करता था, वेस्ट टू ईस्ट। द मोस्ट रिमार्केबल फ्यूचर, यानी तो याद रखने के लिए इसमें फ्यूचर मौजूद है ये कि ये हाईली टिल्टेड होता है रोटेशनल एक्सिस में, यानी सबसे ज्यादा टिल्टेड होता है रोटेशनल एक्सिस में। ठीक है, तो ये सौर परिवार का 72वां ग्रह है, इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम में दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है, यानी इसका एक्सिस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टिल्टेड होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी
यूरेनस एंड नेपच्यून की तरफ हम लोगों ने सभी प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ और भी ऑब्जेक्ट होते हैं, पिंड होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो आइए उनको समझते हैं। तो हम बात करते हैं अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, यानी अदर मेंबर्स यानी हमारे सौर परिवार का और क्या क्या मेंबर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में, जिससे हम लोग हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जुपिटर यानी बृहस्पति और मंगल यानी मरकरी, मार्स और जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत खासा लंबा गैप होता है, ठीक होता है, खाली जगह मौजूद होता है, ठीक है। और उसी के वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे छोटे जो सन के चक्कर लगाते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है, ठीक है। और दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। These are called asteroids and asteroids can only be seen through large telescope। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेरा रखा है और जो सूर्य के क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, रोटेशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सॉरी, इसलिए हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह केवल बड़े दूरदर्शियों द्वारा ही देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह की। अब हम नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो वो हमारा कॉमेट्स है, जिसे हिंदू में हम लोग धूमकेतु कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी ये अत्यंत परवलयिक कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। ये होता कैसा है? तो ये चमकीले सर, इसमें क्या होता है? चमकीला सर एंड लॉन्ग गैसेस टेल होता है, यानी लंबी पूंछ वाले होते हैं। यहाँ से आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो हेड है वो चमकीला होता है और लॉन्ग इसमें टेल मौजूद होता है, ठीक है, लॉन्ग इसमें पूंछ मौजूद होती है, ठीक है। अब पूंछ जो हमेशा सूर्य से परे होता है, यानी सूर्य के परे होता है, सूर्य से पीछे होता है इसका पूंछ, ठीक है। और इसका सूर्य क्या होता है? उससे पीछे होता है। और अगर हम कमेट्स की बात करें तो मेनी कमेट्स जो है आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली, ठीक है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर क्या करते हैं? एक निश्चित काल अंतराल में दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल है हेलिका धूमकेतु का। क्या? हेलिका धूमकेतु, जो हर 76 साल के बाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हेलिका धूमकेतु एक ऐसी धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देती है, ठीक है। लास्ट टाइम ये कब दिखाई दी थी? तो लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दी थी। तो अब कब दिखाई देगा? कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं तो वो है हमारा मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स, उल्काएं तथा उल्का पिंड, ठीक है। तो मेटियोर्स उल्काएं क्या है? तो जब रात्रि के समय जब आकाश साफ होता है, आपने देखा होगा ऐसा रात के समय क्या, जब आकाश साफ होता है, चंद्रमा भी नहीं दिखाई देता होता है, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश के कुछ उल्का आकार में प्रकाश के कुछ एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं, जैसे एक टूटा तारा आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो रियल में वो टूटा तारा नहीं होता है, वो क्या होता है? एक शूटिंग स्टार नहीं होता है, वो उल्का होता है। वो क्या होता है? उल्का होता है। ये छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इमिटर इज यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ये स्मॉल यानी छोटे पिंड होते हैं जो गलती से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कर जाते हैं? इंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? इंटर कर जाता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? तो बहुत उस टाइम क्या होता है? बहुत हाई स्पीड में होते हैं, बहुत हाई स्पीड में एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? इंटर कर जाते हैं। तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लो और ये एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि ये टूटे तारे की तरह हमें प्रतीत होता है, ठीक है। तो मीटर्स यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। उल्का समानांतर छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। एट द टाइम इट हैज अ वेरी हाई स्पीड, उस समय क्या होता है? इनकी अति उच्च चाल में होती है, ठीक है। तो द फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज हीट अप
ठीक है। वायुमंडलीय में घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ सिर की वाष्पित हो जाते हैं, यानी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही निश्चित हो जाती है, मतलब कुछ समय ही में ही क्या होता है, गायब हो जाता है। ऐसा ये आपने ऐसा कभी देखा होगा, जिसे हम लोग टूटा तारा समझते हैं कि ये टूटा हुआ तारा है, हम लोग विश मांगते हैं, तो बाकी रियल में देखा जाए तो ये टूटा तारा नहीं होता है, ये क्या होता है, मेट्योर्स होता है, उल्काएं होते हैं, ठीक है। और जो मेट्योर्स उल्काएं हमारे जमीन पृथ्वी तक मतलब जमीन तक पहुंच जाती है तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सब मेट्योर्स आर लार्ज, कुछ उल्काकार में इतनी बड़ी होती हैं कि वह पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वह पृथ्वी पर पहुंच जाती है, ठीक है। एंड सो दे आर रीच द अर्थ बिफोर द इवेपोरेट्स कंप्लीटली। द बॉडी दैट टीचेस द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी पर आ जाती है उसे हम लोग मेटोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटोराइट कहते हैं, ठीक है। और इसके मेटोराइट के क्या मदद करता है कि साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेशन करने में, प्रकृति क्या है ना, उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे हम सौर परिवार, जिससे सौर परिवार बना है उसमें ही क्या होता है, हमारा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी मेटोरॉइड्स की, उल्का पिंड की और उल्काएं की। अब बात करेंगे हमारे आखिरी टॉपिक की इस चैप्टर की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो सबसे पहले तो सैटेलाइट उपग्रह की बात करें तो मैंने आपको बताया था उपग्रह क्या होता है, यानी किसी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल जो मैन मेड जो हम लोगों ने बनाया, एक होता है नेचुरल जो प्राकृतिक जो नेचर ने बनाया, जैसे मून, हमारा चांद हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अब हमें बात करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, कृत्रिम उपग्रह की। तो ये हमारा कैसा होता है, मैन मेड सैटेलाइट होता है, ठीक है, जो इंसानों ने बनाया है, जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है या प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, यानी सबसे पहले सैटेलाइट का नाम क्या है जो बना है, आर्यभट्ट, ठीक है। और अदर और एग्जांपल की बात करें तो इनसैट, IRS, कल्पना 1, EDUSAT एक्सेट्रा, सब क्या है, ये सब एग्जांपल हो गया हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोग जो है कहाँ इसके यूजेस देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की भविष्यवाणी में, दूर संचारण यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए आप इस चैप्टर से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ठीक है। तो एसेशन क्या है, द स्टार इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि तारे क्या है, ईस्ट से वेस्ट में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। वही अर्थ की बताई थी, अर्थ का क्या बताया था कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी उल्टा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, ठीक है। और बात की जाए रीजन की, तो ये रीजन भी हमारा सही है। द स्टार इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड की बात कर रहा है पहला। तो एस्ट्रॉइड के बारे में मैंने क्या बताया था, एस्ट्रॉइड के बारे में बताया था, ये क्या होता है कि ये हमारा
क्या होता है, मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा बहुत सारा होता है जो सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट द गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो एक हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया, तो यहाँ तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा ये और ये। नेक्स्ट देखते हैं कॉमेट्स, धूमकेतु के बारे में, ठीक है। तो धूमकेतु के बारे में हमने क्या बात करी थी, धूमकेतु क्या है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका ब्राइट हेड होता है और लॉन्ग टेल होती है, चमकदार शीश और लंबा पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। तो बी का हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। बी का यहाँ पे पहला है तो ये ऑप्शन गलत, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। डी ऑप्शन क्वेश्चन क्या हो, करेक्ट आंसर हो गया। और भी मिला लेते हैं। और मीटर्स की बात करें तो मीटर्स क्या था हमारा, ठीक है, मीटर्स हमारा था स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ऑकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। छोटे छोटे पिंड होते हैं जो गलती से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और इतनी स्पीड में होते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर उस पर फ्रिक्शन होता है, वो जल कर वहीं पे इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। वहीं आर्टिफिशियल, तो ये होगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ के चारों चक्कर लगाता है बहुत ही क्लोजर डिस्टेंस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या कह रहा है, वेनस इज हॉटर देन मरकरी थो इट इज फार्दर फ्रॉम सन देन मरकरी, ठीक है। तो बुध की तुलना में शुक्र अधिक गर्म है, ये बात तो सही है, ठीक है। और अपती बुध की अपेक्षा ये सूर्य से अधिक दूरी पर भी है, ये भी बात सही है। तो हमारा असर्शन क्या हो गया, विकथन सही हो गया। रीजन क्या है, वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ऑप्शन तो सही है लेकिन रीजन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य है किंतु ए की आर की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मून। चंद्रमा के बारे में हमें गलत कथन बताना है, ठीक है। तो पहला है चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर क्या हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ना वाटर की मौज, ना पानी है, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। यहाँ पे तो हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। The weight of an object is less on the moon as compared that on the earth। किसी वस्तु की भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ऑन फुल मून डे मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून आर ऑलमोस्ट सेम। ये भी बताया था मैंने कि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही होती है, लगभग कितना होता है, 29 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही हो गया। तो मैंने गलत ऑप्शन पहचानना था, तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड दी चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का हमें यहाँ पर चूज करना है। तो पहला क्या है, वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, ये बात सही है, वहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देयर इज नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, चांद पर की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे होती है ग्रेविटी लेकिन बहुत वीक होती है, 1/6 भाग होता है हमारा। पृथ्वी से चांद की बात करें तो 1/6 भाग होता है ग्रेविटी का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S1 सही है, S2 गलत है, ठीक है। यानी S1 सही, S1 हमारा सॉरी गलत है और S2 सही है। तो S1 यहाँ पे S1 S2 दोनों सही है, S1 सही नहीं, S2 सही है, S1 S2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे यही दिया हुआ है तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, और सही कारण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 1/6 भाग यानी बहुत वीकर अमाउंट ऑफ वहाँ पे ग्रेविटी मौजूद होती है मून पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया।
तो इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, कंटेंट को बार बार पढ़ें, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो कराए हैं, आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि टोटल 5 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।